तो ये क्वेश्चन 2020 में अपीयर हुआ था, 2020 के मेंस एग्जामिनेशन में इन जनरल स्टडी 1। क्वेश्चन हमें लिखना है 15 मार्क्स में एंड 250 वर्ड्स में। सिंपल वे में मैं अगर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं तो वो ये कहता है ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट हमारे डाइवर्सिटी पे और प्लूरलिज्म पे क्या होता है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस, प्लूरलिज्म मतलब बहुत डिफरेंस, तो हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आंसर में मत लिखना, आंसर में लिखना डाइवर्सिटी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट क्या है और इसको जस्टिफाई करना है, इसको प्रूव करना है। क्या हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन से इंडियन डाइवर्सिटी एंड इंडियन प्लूरलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो 3 इसके अंदर कीवर्ड है, डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 को अगर हम समझ गए तो हम आंसर कर पाएंगे। इसका डायरेक्टिव है जस्टिफाई करना। अब जैसे मैं कहता हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन हो, और उसके लिए मैं कुछ रीजन देता हूँ, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, यानी जो भी मैं कह रहा हूँ उसको मुझे प्रूफ करना है। तो जस्टिफाई जहां भी आता है वहां पे आपको वो प्रूफ करना होता है, बट इसके अंदर आप इसके उल्टा भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चन का मेन पार्ट है कि इसने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म के ऊपर इफेक्ट होता है नेगेटिव, वो तो हमें लिखना ही है, बट ग्लोबलाइजेशन के कुछ पार्ट हम पॉजिटिव पार्ट भी लिख सकते हैं, बट वो कम होना चाहिए, नेगेटिव पार्ट ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन 2019 में भी अपीयर हुआ था। 2019 का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है बुकलेट के अंदर। आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी, डिस्कस करो। अब देखो सेम है, प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप नहीं करते हो तो आप सुसाइड करते, मीन से ब्लंडर है वो बहुत बड़ा, और आप कह सकते हो एकेडमिक सुसाइड जैसा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से एक तो क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, क्वेश्चन का नेचर भी रिपीट होता है, और प्लस आपको प्रैक्टिस भी होता है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो पहले ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर दिया। ग्लोबलाइजेशन जो हमने डेफिनेशन देखा था, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, कमोडिटीज, लेबर, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन प्रेजेंट टाइम। बहुत बोथ स्केल मतलब स्प्रेड एंड स्पीड ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव इंक्रीज मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब होता है मैनी टाइम्स, ड्यू टू डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब हम ग्लोबलाइजेशन देख रहे थे तब हमने डिस्कस किया था हमारे लिए पॉसिबल है इंडिया में ब्रेकफास्ट करके निकलें, यूरोप में जाके लंच करें और यूएस में जाके हम डिनर करें, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हो गया है। बॉडी में India is a land of diversity where religion, language, geographical condition change with time and space. अब जैसे कि से मैं X रिलीजन को बिलोंग करता हूँ और मैं किसी Y रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, अभी मेरा सोशल स्टेटस बहुत खराब है। से फॉर एग्जांपल मैं किसी कास्ट को बिलोंग करता हूँ और मेरा सोशल स्टेटस खराब है, बट मैंने अच्छे से एजुकेशन लिया, मैं रिच बन गया, मेरा इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो गया, मेरा सोशल स्टेटस भी इंप्रूव होगा। से अभी जो है मेरे पास जॉब नहीं है, या मैं किसी ऐसे रीजन में रहता हूँ जो बैकवर्ड है, अब वो रीजन डेवलप हो गया, तो मैं जो है कि जो पहले मार्जिनलाइज सेक्शन था मेन स्ट्रीम में आ जाऊंगा। तो टाइम के साथ भी हमारा सोशल कंडीशन चेंज होता है, स्पेस के साथ भी हमारा सोशल कंडीशन चेंज, स्पेस मतलब एरिया। जैसे आप गुजरात का कल्चर देखोगे, राजस्थान का कल्चर देखोगे, पंजाब का कल्चर देखोगे, तीनों डिफरेंट है। सपोज करो आप किसी यूपी के किसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं, आप जॉब करने के लिए चेन्नई चले गए, तमिलनाडु में चले गए, वहां पे 30-40 साल आपने जॉब किया, फिर आप सोचोगे कि मैं रिटर्न अब क्यों जाऊं यूपी में, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, मैं यहीं पे सेटल हो जाता हूँ। तो फिर वहां पे जब आप फूड कंज्यूम करोगे तो उसमें यूपी का भी फ्लेवर होगा और उसके अंदर तमिलनाडु का भी फ्लेवर होगा, और वो दोनों फ्यूज हो गए, एक नया टाइप का फूड प्रोड्यूस हो गया। तो क्या होता है कि जैसे जैसे एरिया चेंज होता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, हमारा कल्चर भी चेंज होता है। इंडियन कल्चर का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इंडियन कल्चर स्टेटिक नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि इंडियन सिविलाइजेशन कैसे बना, कि पहले एक लेयर आता है, उसके ऊपर दूसरा लेयर आ जाता है, तीसरा लेयर आ जाता है, और ऐसे मल्टीपल लेयर्स बन गए, और लेकिन हर एक लेयर अपना कैरेक्टर रिटेन करता है। और इंडियन सिविलाइजेशन का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हम चेंज को अडॉप्ट करते हैं। अगर हम चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम पेरिश हो जाएंगे। आप देखो कि रोम सिविलाइजेशन, मैसिडोनियन सिविलाइजेशन, ये सारे सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गए, बट इंडियन सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है, बिकॉज एडाप्टेशन की वजह से, चेंज की वजह से।
प्लूरलिज्म का मतलब होता है एनी इंडिविजुअल इन इंडिया हैज मल्टीपल सोशो कल्चरल आइडेंटिटी। जैसे अब मैं पूछूं कि आपका सोशो कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, आप किसी रिलीजन को बिलोंग कर रहे होंगे, आप किसी लैंग्वेज को बोलते होंगे जो लैंग्वेज आपका मदर टंग होगा, आप किसी कास्ट को बिलोंग कर रहे होंगे, आप किसी रेस को बिलोंग कर रहे होंगे। तो ये मल्टीपल आइडेंटिटी है। आप किसी क्लास को बिलोंग कर रहे होंगे, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो ये मल्टीपल आइडेंटिटीज है हमारे अंदर। फ्रांस के अंदर से हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, 3 डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, बट सारे लोग तो फ्रेंच ही बोलते हैं ना, सारे लोग ऑलमोस्ट एक ही रेस को बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत सारे कंट्री में जो है वो होमोजेनिटी है। इंडिया में होमोजेनिटी नहीं है, हेट्रोजेनिटी है, और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दो लोगों के बीच में। बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, सो प्लूरलिज्म को डिफाइन किया, बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द एसेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया इज फेसिंग थ्रेट इन ए फॉलोइंग वे। हम वेस्ट को इमिटेट करते हैं, वेस्टर्न कंट्री जो करते हैं हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और इससे कल्चरल होमोजिनाइजेशन हो रहा है। लंदन में, पेरिस में जो हो रहा है वो सेम चीज से दिल्ली, मुंबई में भी हो रहा है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे मैकडी में, केएफसी में, सबवे में हम फूड कंज्यूम करते हैं, लेकिन घर का हेल्दी फूड हम कंज्यूम नहीं करते हैं। अब घर का हेल्दी फूड जो है उसमें रोटी है, उसमें चावल है, उसमें दाल है, उसमें वेजिटेबल्स है, उसमें मिल्क है, वो सारे न्यूट्रिशन हमें देता है। बट हम मैकडी का बर्गर या पिज्ज़ा कंज्यूम करते हैं जो हेल्दी नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि फूड के अंदर एक होमोजिनाइजेशन हो रहा है। सपोज करो कि आपको फूड कंज्यूम करना है, बाहर चले जाओ, बाहर कंज्यूम कर लो। लोकल फूड धीरे धीरे गायब हो रहा है। लोकल फूड हम डेवलप कैसे हुआ? लोकल क्लाइमेट को देख के, लोकल ज्योग्राफी को देख के। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे गुजरात का फूड देखोगे तो गुजरात के फूड में शुगर वो डालते हैं, जैसे दाल को आप देखो या वेजिटेबल्स को देखो तो उसमें वो शुगर डालते हैं। अब उसके पीछे का रीजन क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र, इन दो जगह का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। गुजरात में भी मोर स्पेसिफिकली सौराष्ट्र रीजन, जो ड्राई कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत हाई है। अब मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर पसीना बहुत होता है, बॉडी से वाटर लॉस होता है, बॉडी से सॉल्ट लॉस होता है। अब उसको कैसे भी तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। आप देखना कि धूप में आप निकलोगे और 1 घंटा बाहर घूमना मई जून के धूप में, और उसके बाद घर में जैसे ही आओगे ना, कोई अगर आपको कहेगा कि ये काम कर दो, यू विल फील इरिटेटेड। यार क्या, अभी अभी तो आया हूँ, थोड़ा मेरे को आराम करने दो, 5-10 मिनट आराम करोगे फिर आप काम करोगे। इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी से सॉल्ट लॉस होता है, हमारे बॉडी से एनर्जी लॉस्ट होता है। एनर्जी क्या है? वो ग्लूकोज है। तो हम क्या करते हैं कि लोगों को शुगर देते हैं या लोगों को से नींबू पानी देते हैं। और महाराष्ट्र में आप जाके देखोगे तो कोई भी गेस्ट आपके घर में आता है तो वो उसको एक ग्लास ऑफ वाटर देते हैं और साथ में गुड़ देते हैं, जैगरी देते हैं, ताकि वो कंज्यूम कर लो और उसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाए। तो इस रीजन की वजह से गुजरात में फूड के अंदर हम शुगर यूज करते हैं, स्वीटनेस यूज करते हैं, ताकि बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो। पंजाब के फूड में आप देखोगे तो वो बटर, घी बहुत यूज करते हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं, फार्मिंग करते थे। फार्मिंग के लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए, तो उसके लिए उनका डाइट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। या फिर वो मिलिट्री में होते थे, फाइट करते थे, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी चाहिए। तो फूड हैबिट डेवलप होता है वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन। गुजरात में कॉटन ऑयल को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ग्राउंडनट के ऑयल को यूज़ करते हैं। पंजाब में हम मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करते हैं। साउथ इंडिया में हम कोकोनट ऑयल को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तीनों क्रॉप्स वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे होता है तो वो ज़्यादा हम उसको यूज़ करेंगे क्योंकि लोकल प्रोडक्ट है। तो हमारा फूड स्टाइल कैसे डेवलप हुआ? वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन को देख के, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन को देख के। बट अब मैकडी में केरला में भी कंज्यूम कर रहा हूँ, मैकडी में दिल्ली में भी कंज्यूम कर रहा हूँ, मैकडी में बंगाल में भी कंज्यूम कर रहा हूँ, बट तीनों का क्लाइमेट तो डिफरेंट है। तो ये हमारे फूड डाइवर्सिटी को धीरे धीरे किल कर रहा है। उसके बाद जैसे मैं कुर्ता पजामा पहनूं या मैं धोती कुर्ता पहनूं, वो डिपेंड करता है आप कौन से क्लाइमेटिक जोन में हैं। इससे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप महाराष्ट्र में जो मराठी लेडीज है उनको देखना कि वो साड़ी कैसे पहनती है। वो धोती की तरह साड़ी पहनती है, तो जो उसका नॉट होता है वो पीछे वो बांधती है, क्योंकि उनको फिशिंग करने के लिए जाना होता है, उनको फार्म में काम करने के लिए जाना होता है। तो अगर साड़ी को वैसे नहीं पहनेगी तो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में आप देखना, यूपी में, बिहार में, वहाँ पे लोग साड़ी कैसे पहनते हैं? क्योंकि वो मेजरली हाउस होल्ड वर्क में इंगेज है, तो वहाँ पे फील्ड में जाके या फिशिंग तो करना नहीं है। तो जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे ड्रेसिंग उस तरीके से होता है। आप कच्छ में देखोगे तो वहां पे जो उनका टर्बन होता है वो कलरफुल टर्बन होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि कच्छ में डेजर्ट है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। अब सपोज करो कि दूर आधा किलोमीटर एक आप पर्सन है,
अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि आधा किलोमीटर एक पर्सन है? अगर उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं तो वहां पे तो जो डेजर्ट है वो तो व्हाइट डेजर्ट है, पूरा का पूरा सॉल्ट है, दिखेगा ही नहीं। तो उससे अच्छा कलरफुल उसने पहना है, मैं लोकेट कर पाऊंगा, हाँ हाँ वहां पे है, वहां पे है। लेकिन आप राजस्थान हरियाणा में लोगों को देखना कि वो व्हाइट कलर के टर्बन को पहनते हैं। उनका जो पगड़ी होता है वो व्हाइट कलर का होता है। किसी किसी जगह पे कलरफुल होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में देखोगे तो पिंक कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो पगड़ी हम किस जगह पे पहनते हैं? या तो वहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट होता है, सनलाइट डायरेक्टली हमारे हेड पे आ जाएगा, हेड पे हीटिंग होगा तो हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस हैं। समर में आप देखना हम कैप पहन के निकलते हैं, क्यों? क्योंकि हीट डायरेक्टली माथे पे ना आए। या फिर जहाँ पे कोल्ड बहुत ज्यादा होता है, जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं, जो लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, देखना वो एक स्पेशल टाइप का कैप पहनते हैं। और वो कैप कैसा होता है कि सिलिंड्रिकल होता है, यहाँ पे वो रखते हैं। तो हमारा जो क्लोथिंग हैबिट है वो अगेन वहाँ के ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अब हम एक ही तरीके के कपड़े पहनते हैं, और हम वेस्टर्न कपड़ों को इसलिए पहनते हैं ताकि हमें लगता है कि हम इसमें अच्छे दिख रहे हैं, या वो डेवलपमेंट का साइन है। अगर हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो भी हम उसको पहनते हैं। आप देखना कि मैरिजेस में जो फीमेल्स हैं, ब्राइड है, वो गाउन पहनती है या वेस्टर्न आउटफिट पहनती है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है फिर भी उसको पहनते हैं। गांव में आप देखना कि जो लड़के हैं वो कोट और टाई पहनते हैं, उन्होंने अपने लाइफ में कभी कोट टाई नहीं पहना, टाई इस बाजू में जा रहा है, कोट इधर जा रहा है, बट फिर भी वो पहनते हैं। क्यों? क्योंकि शादी है तो हमें ये पहनना पड़ेगा, तो क्यों कुर्ता पजामा में क्यों नहीं पहन सकते? तो अब अगर हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो भी हम ये पहनते हैं। हम क्या करते हैं, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं और उसमें जानबूझ के दो तीन इंग्लिश के वर्ड इंसर्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम ज्यादा कूल लगेंगे, लोगों को लगेगा कि देखो ये ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने लैंग्वेज को ही इंफीरियर कंसिडर करने लगते हैं। नो डाउट इंग्लिश लैंग्वेज है, हमें सीखना चाहिए, ग्लोबली हम लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, बट सिर्फ दिखाने के लिए सीखना ये ठीक नहीं है। उसके बाद हम कुकिंग में, मेडिसिन में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में बेस्ट प्रैक्टिसेस को भूल रहे हैं। जैसे कि मैं जब छोटा था तो मैं अपने पेरेंट्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता था, उनके पास कुकिंग के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक थे। और कभी वो फूड को इस तरीके से प्रिपेयर करते थे, जैसे वो अचार प्रिपेयर करते थे या पापड़ प्रिपेयर करते थे, वो 3 साल 4 साल तक भी वो प्रिजर्व रहता था। और इस तरीके से ऑयल डालते थे, इस तरीके से उसके अंदर मसाले डालते थे, इस तरीके से वो सॉल्ट डालते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब चीज गायब हो रहा है। अभी देखना है कि से जो मेरे ग्रैंड पेरेंट के पास अगर 100 रेसिपी उनको पता होगा, से मेरे पेरेंट को 50 पता होगा, और मुझे शायद 20-30 ही पता होगा। तो ये सब धीरे धीरे हम लूज कर रहे हैं। और वो रेसिपी कैसा था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग था। जैसे कि अगर मैं देखता हूँ समर सीजन है, तो समर सीजन में वो इस तरीके से कढ़ी बनाते थे कि उसमें कर्ड का ज्यादा वो होता था, प्रोपोर्शन होता था, बिकॉज कर्ड से हमारे स्टमक को, हमारे बॉडी को बेनिफिट होगा समर में। विंटर में जब वो बनाते थे तो वो अलग वे में बनाते थे। तो सिचुएशन स्पेसिफिक उनका रेसिपी था, बट अभी हम उसको धीरे धीरे भूल रहे हैं। फिर हम अपने फेस्टिवल से लर्न नहीं करते हैं, और हमारे लिए फेस्टिवल जस्ट एक सोशल इवेंट हो गया है, एक फीस्ट हो गया है कि फेस्टिवल है, अपने होम टाउन में जाओ, घर पे खाना खाओ, लोगों से मिलो, फ्रेंड से, रिलेटिव से, खत्म हो गया। बट हर एक फेस्टिवल का कुछ अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं जब छोटा था तो मेरे घर में कोई फेस्टिवल ऐसे ऑर्गेनाइज होता था, तो वहां पे कोई पूजा होती थी तो मैं उसको सुनता था। तो वो जो स्टोरीज होती थी वो बहुत मोटिवेटिंग होती थी। नो डाउट वो मिथिकल स्टोरी था कि ब्रह्मा ने ये किया, विष्णु ने ये किया, दैट वाज अ मिथिकल स्टोरी, बट मोटिवेटिंग था, लर्निंग था। और उसका फिलोसॉफिकल मैसेज जो होता था वो बहुत वाइड होता था, बट ये भी हम भूल गए हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पे ओवर एम्फेसिस है, जिसकी वजह से एक रिपोर्ट आया था 2019 में कि 1961 से लेके अभी तक हमने 220 लैंग्वेजेस को लूज कर दिया है, खत्म हो गया है। और नेक्स्ट 50 ईयर में 150 लैंग्वेजेस को और हम लूज कर देंगे। ये रिपोर्ट डाउन टू अर्थ में आया था, 2019 में ये रिपोर्ट आया था। नाउ एक लैंग्वेज खत्म होता है तो उसका क्या इफेक्ट है? जैसे से मेरा डेथ होता है तो उसके मेरे पास जो स्किल है उसका डेथ हो गया। लेकिन एक लैंग्वेज खत्म होता है तो उस लैंग्वेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज होगी, उस लैंग्वेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा, वो भी साथ में खत्म हो जाएगा। तो लैंग्वेज खत्म होता है तो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद ट्रेडिशनल जॉब है, इसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं।
जैसे कि अगर आप गांव में रहे होंगे तो वहां पे आप देखना कि बहुत सारे लोग अपने ट्रेडिशनल जॉब के साथ इंगेज थे। जैसे जो ब्लैक स्मिथ है वो लोहार है, जो कुक है जिनको हम महाराज बोलते हैं, हलवाई बोलते हैं जो खाना बनाते थे, प्रीस्ट है जो पूजा करते थे। तो ट्रेडिशनल जॉब में भी ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं है, वहां पे भी काफी इनकम है। आप देखोगे कितने कम्युनिटी जो है वो काऊ बफेलो रखते हैं और उससे भी वो बहुत प्रॉस्परस हैं। लेकिन हमें पढ़ना चाहिए, हमें जो जॉब ठीक लगे वो करना चाहिए, लेकिन हम अपने ट्रेडिशनल जॉब को छोटा क्यों समझते हैं? हमें क्यों लगता है कि ये काम नहीं करना चाहिए? तो ट्रेडिशनल जॉब बहुत सारे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं कि आप डेवलप हो, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कैसे मेजर करता हूं डेवलपमेंट का? तो दो नोशन है डेवलपमेंट का। अगर आप इंडियन माइथोलॉजी को देखोगे तो उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है कि कोई राजा है या कोई राक्षस भी है, वो तपस्या करता है, तपस्या करते करते वो अपने सारे डिजायर पे कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करने के बाद भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान उसके पास आते हैं, बोलते हैं कि बोलो तुमको क्या ब्लेसिंग चाहिए। तो इससे जो है कि वहां पे ये क्या बोलते हैं उसको, वरदान और श्राप यहाँ पे आता है, बोन और कर्स यहाँ से आता है। और तो इंडियन जो वे ऑफ लाइफ है वो क्या कहता है कि स्पिरिचुअलिज्म है, मीन्स आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, देन यू आर डेवलप। आपको कंटेंट रहना है, जो भी आपके पास है आपको उससे खुश रहना है, आपको एम्बिशियस रहना है। ओके, ज्यादा चीज आपको चाहिए, लेकिन वेस्टर्न नोशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है? एक नया स्मार्टफोन हमारे पास आ गया। जैसे मैं कहूं कि आप डेवलप कब हो गए? आपके पास 10 करोड़ का एक बंगलो हो गया, आपके पास 50 लाख का एक कार हो गया, आपके पास से 2 लाख का एक स्मार्टफोन हो गया, तो नाउ आई विल कंसिडर यू एज ए डेवलपमेंट। बट ये तो डिजायर है ना। आज आपने एक कार 50 लाख का लिया तो कल दूसरा कार 1 करोड़ का आपको लेना होगा। एक घर आज आपने लिया से 10 करोड़ का, आपको दूसरा घर 50 करोड़ का लेना होगा। ये तो कभी एंड ही नहीं होगा ना, डिजायर का तो कोई एंड नहीं है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम 10 लाख के घर में भी रह सकते हैं खुश, 10 करोड़ के घर में भी खुश नहीं रह सकते हैं। तो इंडियन जो नोशन ऑफ डेवलपमेंट है वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ है, लेकिन जो वेस्टर्न नोशन ऑफ डेवलपमेंट है वो मटीरियलिज्म की तरफ है। वो मटीरियल्स को कलेक्ट करता है, और जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग कहता है कि आप मटेरियल्स कितना भी कलेक्ट कर लो, जब तक आपके अंदर इनर पीस नहीं है, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, यू विल नॉट फील हैप्पी, ऑल्दो आपके पास कितना भी मनी हो। उसके बाद आप देखना कि कोई आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, वो जानबूझ के फॉरेन डेस्टिनेशन पे हॉलिडे मनाने जाते हैं और उसको बहुत फ्लॉन्ट करते हैं कि नाउ एट एयरपोर्ट, नाउ विथ माय हस्बैंड एंड दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। मतलब यू आर ऑलरेडी विथ योर हस्बैंड, मतलब वो भी एक बेस्ट मोमेंट हो सकता है ना। लेकिन अगर हम देहरादून उत्तराखंड जाते हैं तो वो बेस्ट मोमेंट नहीं होता। जैसे ही मालदीव, श्रीलंका, दुबई जाते हैं तो वो बेस्ट मोमेंट हो जाता है। तो हमारे अंदर क्या है कि एक इंफीरियरिटी बताता है कि नहीं नहीं, इंडिया में उससे बेस्ट लोकेशन भी अवेलेबल है, बट फॉरेन डेस्टिनेशन तो फॉरेन डेस्टिनेशन है। चाहे नेपाल भी चले जाएंगे बट वो फॉरेन डेस्टिनेशन है। तो इंडियन टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फॉरेन डेस्टिनेशन, डोमेस्टिक बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तो भी। उसके बाद हम फॉरेन ब्रांड को फ्लॉन्ट करते हैं। अब जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप एप्पल का आईफोन यूज कर रहे हो, है ना, तो उसमें देखना कि लोग जो है वो सेल्फी कैसे लेते हैं कि सामने मिरर होता है, सेल्फी लेते हैं, फिंगर इस तरीके से होता है कि उसका जो लोगो दिखना चाहिए। लेकिन वही अगर आप सपोज करो कि कोई और इंडियन वर्जन मोबाइल लेते, लावा मोबाइल ले रहे हो, तो लावा मोबाइल का तो आप ऐसे नहीं करोगे ना, या कार्बन मोबाइल उसका तो ऐसे करोगे नहीं। तो हम फ्लॉन्ट करते हैं फॉरेन ब्रांड। जैसे आप किसी टेलर के पास गए, उसने बहुत अच्छा शर्ट आपको बना के दिया, से कांतीलाल टेलर कंपनी, तो उसने बहुत अच्छा शर्ट बना के दिया, आप इसको फ्लॉन्ट नहीं करोगे। आपने प्यूमा का, जॉकी का कुछ पहना है, उसको आप फ्लॉन्ट करोगे। तो हम क्या करते हैं कि फॉरेन ब्रांड को फ्लॉन्ट करते हैं। और इवन कितने लोग तो जो है बार बार बोलते भी हैं कि तुमको पता है ये शर्ट जो है वो इस ब्रांड का है, तुमको पता है ये जो शर्ट जो है वो 10,000 का है, वो बार बार बोलते हैं। तो ये सब कुछ की वजह से हम डाइवर्सिटी पे इफेक्ट आता है हमारा। नाउ ग्लोबलाइजेशन जो है वो अपॉर्चुनिटी भी प्रेजेंट करता है। टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हुआ इंडियन सोसाइटी में, जिससे हमारा लाइफ इजी हो गया, कंफर्टेबल हो गया। अब अभी से 10 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, तो मुझे जैसे कुछ मैसेज शेयर करना हो, किसी से टेक्स्ट मैसेज शेयर करना हो, तो वो करना पड़ता था एसएमएस से। किसी को अगर कोई फोटो भेजना है, कोई वीडियो का लिंक भेजना है, या कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो वो ईमेल करना पड़ता था।
कॉल करना है किसी को तो नॉर्मल कॉल करो, और वो कॉल रेट भी बहुत हाई होता था, 1 रुपीज 1.5 रुपीज पर मिनट का वो रेट था। लेकिन आज के टाइम पे देखो कि व्हाट्सएप में ये सब कुछ हो गया है। व्हाट्सएप में आप इंटरनेट से फोटो, वीडियो, एनी टेक्स्ट सब कुछ शेयर कर सकते हैं। प्लस आप जो है वो कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप से। इवन आपका मोबाइल का टैरिफ भी यूज नहीं होगा। तो अब जो है कि टेक्नोलॉजी चेंज जितना होता है वो हमारी लाइफ को उतना ही इजी बनाता है, वो हमारी लाइफ को उतना ही कंफर्टेबल बनाता है। अब व्हाट्सएप हमने तो बनाया नहीं, किसी और कंट्री में डेवलप हुआ, या फेसबुक है, या फिर इंस्टाग्राम है, या अभी जो मैं पीडीएफ यूज कर रहा हूँ, एमएस ऑफिस यूज कर रहा हूँ, ये सब तो हमने बनाया नहीं। तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है जिससे हमारा लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल हो जाता है। डेवलप नेशन से कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है, और जिससे बहुत सारे मिथ एंड सुपरस्टिशन सोसाइटी से निकल जाते हैं, इराडिकेट हो जाते हैं। अब जैसे कि सेम हिस्ट्री में हर एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। जैसे यूरोपियन सोसाइटी था, एक टाइम पे वो बैकवर्ड था, और वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था वाइट ब्लैक के बीच में, मास्टर स्लेव के बीच में, मेल फीमेल के बीच में, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन के बीच में। फिर धीरे धीरे अब वो यूरोपियन सोसाइटी डेवलप हो गया। इंडियन सोसाइटी डेवलपिंग है और अफ्रीकन सोसाइटी अंडर डेवलप है। तो यूरोपियन सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है 17th 18th सेंचुरी में। इंडियन सोसाइटी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 20th 21st सेंचुरी में, और अफ्रीकन सोसाइटी का से डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में होगा। तो हिस्ट्री एक डायरेक्शन में मूव करता है, बट कौन सा इवेंट कब होगा वो वहाँ के सोसाइटी, वहाँ के कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो यूरोप में कुछ बेस्ट प्रैक्टिस हुआ, उससे मैं सीखा और उसको मैंने इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको मैंने अफ्रीका में इम्प्लीमेंट कर दिया। हम दूसरे कंट्री के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी इंडियंस को ऐसा लगता है कि फ्रांस में हमें फैक्ट्री ओपन करना चाहिए, वो ओपन कर सकता है। किसी इंडियन को ऐसा लगता है कि यूएस में जाके जॉब करना चाहिए, वहां पे ज्यादा सैलरी मिलेगा, वो जाके जॉब कर सकता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट है। बेनिफिट मैंने जानबूझ के कम लिखा है, इसका नेगेटिव साइड ज्यादा बताया है डाइवर्सिटी पे। अब कंक्लूजन, ग्लोबलाइजेशन डबल एज स्वॉर्ड है, इसको हिंदी में कहें तो दो धारी तलवार है। इसका बेनिफिट भी है और लॉस भी है, विच प्रेजेंट चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। वी नीड टू अडॉप्ट बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस एंड मोल्ड मतलब इंडियन कंडीशन में कस्टमाइज करो, इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करो इट इन इंडियन कंटेक्स्ट एंड यूज इट टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडिया में पॉवर्टी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है। हम कैसे दूसरे कंट्री से सीख सकते हैं? नॉर्वे से हेल्थ केयर सर्विस सीख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से एजुकेशन सीख सकते हैं, और उसको हम इंडिया में इम्प्लीमेंट करें। बाई सिंपली ग्लोरीफाइंग ग्लोबल कल्चर and demeaning Indian culture will push Indian society towards cultural backwardness। और ये ब्रिटिशर के टाइम पे भी हुआ था। जब ब्रिटिशर इंडिया में थे, 1 लाख ब्रिटिशर हमें ऑफिसर यहाँ पे थे, और हम 30 करोड़ पॉपुलेशन थे, फिर भी वो हमें रूल करते थे। वो हमें बार बार रियलाइज करते थे कि तुम लोग जो है वो ब्लैक लोग हो, कलर लोग हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम लोग इग्नोरेंट हो, हम लोग वाइट पीपल हैं, हम लोग सुपीरियर पीपल हैं, वी हैव गुड स्किल। और हमने इसको मान भी लिया, और जिसकी वजह से 200 साल उन्होंने हमें रूल किया। और जिस दिन हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, ये जो भी बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, और हमने उनको निकाल दिया। तो कल्चरल बैकवर्डनेस जब होता है तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक टाइम के लिए आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपके थॉट में जब बैकवर्डनेस आ गया ना, तो फिर कुछ हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को डिमीन कर रहे हो, आप खुद ही अपने आप को इंफीरियर कंसिडर कर रहे हो कि नहीं आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो वहां पे आपका कुछ नहीं हो सकता। तो हमें ग्लोबल कल्चर, अगर कोई अच्छा हो रहा है ठीक है, आपके कंट्री में अच्छा हो रहा होगा, योर कंट्री इज गुड, बट ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में, एंड वी शुड स्टार्ट फील प्राउड अबाउट आवर कल्चर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चाइनीज के लीडर हैं, चाइना के लीडर है, वो ट्राई नहीं करते हैं कि दूसरे कंट्री के लैंग्वेज में बात करें, या फ्रेंच है वो दूसरे कंट्री के लैंग्वेज में बात करने का ट्राई नहीं करते, वो अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। हम क्यों बिना मतलब का ट्राई करते हैं? अगर हमें लगता है कि हम फ्लुएंट नहीं है, अपने लैंग्वेज में फ्लुएंट है, यस हम बात करें, क्यों नहीं बात करें? हमें सीखना चाहिए, नो डाउट, बट हमें अपने आप को इंफीरियर नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।